नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA क्षेत्र में अब प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है, क्योंकि प्राधिकरण बोर्ड ने आवंटन दरों में 3.58% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी, जिससे आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 11,811 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट भी स्वीकृत किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आवश्यक सरकारी अनुमतियां और सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन पर गहरा असर डाला है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। मौसम में अचानक आए इस बदलाव से कई जिलों में खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मेरठ और आगरा में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लखनऊ में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने 848 किफायती फ्लैट्स बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अमृतसर हावड़ा मेल में सीट को लेकर हुए विवाद के कारण यात्रियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते ट्रेन को करीब 30 मिनट तक रायबरेली रेलवे स्टेशन पर रोके रखना पड़ा। मौके पर पहुंची भारतीय रेल पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और यात्रियों को शांत कराकर ट्रेन को आगे रवाना कराया। इस घटना से कुछ देर के लिए रेल संचालन प्रभावित रहा और अन्य यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और दलहनी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रभावित इलाकों के किसान अब सरकार से सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अचानक बदले मौसम ने कटाई के करीब पहुंची फसलों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। राजस्व विभाग की टीमें नुकसान का आकलन करने के लिए कई जिलों में सर्वे की तैयारी कर रही हैं। 30 मार्च से बरेली के हवाई सफर का टाइम टेबल बदल जाएगा, जिसके तहत इंडिगो की नवी मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली उड़ानों के नए समय लागू होंगे। इसलिए यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट का अपडेटेड शेड्यूल जरूर जांचने की सलाह दी गई है। करीब 4 साल बाद आयोजित होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसमें इस बार 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन आने की उम्मीद जताई जा रही है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार कार्यरत शिक्षकों को भी अपनी सेवा संबंधी पूरी जानकारी आवेदन के दौरान देना अनिवार्य किया गया है, ताकि पात्रता और अभिलेखों का सत्यापन बेहतर तरीके से किया जा सके। भारतीय रेल ने AC कोच अटेंडेंट की भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए अब न्यूनतम योग्यता 12वीं पास कर दी है और ITI की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नए प्रावधान के तहत अटेंडेंट को यात्रियों की सुविधा के साथ साथ छोटी मोटी तकनीकी मरम्मत का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वे सुपरवाइजर की भूमिका भी निभा सकेंगे। गोरखपुर में महिला परिचालकों की भर्ती के लिए 1 अप्रैल को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अभ्यर्थी भाग लेकर सीधे साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी। यह भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रोडवेज में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन योजना OPS का विकल्प चुनने की अनुमति दे दी है, जिससे करीब 2200 विशेषज्ञों को राहत मिली है। यह फैसला विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनकी नियुक्ति वर्ष 2002 में हुई थी और जो लंबे समय से पेंशन व्यवस्था को लेकर स्पष्टता की मांग कर रहे थे। लखनऊ में 17 अप्रैल को कृषि विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आधुनिक खेती, फसल विविधीकरण, कृषि तकनीक और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों और अधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।
सैजनी क्षेत्र में 80 करोड़ रुपए की लागत से मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत लगभग 1000 बीघा जमीन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। रामपुर में चैत्र नवरात्र के दौरान फल, मेवा और व्रत के सामान की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। सेब, अनार और व्रत में इस्तेमाल होने वाला कुट्टू का आटा महंगा हो गया है। रमजान और खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण आयात प्रभावित होने से आपूर्ति कम हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है और बाजार की बिक्री पर भी असर पड़ा है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने बड़ा निर्णय लेते हुए 40,000 से अधिक छात्रों को प्रोन्नत कर दिया है। पहले करीब 84,000 छात्र अनुत्तीर्ण घोषित किए गए थे, लेकिन समीक्षा के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई छात्रों को अगली कक्षा में भेजने का फैसला लिया, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिली और उनका शैक्षणिक वर्ष बच गया। प्रयागराज में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 1894 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश और कई विद्यालयों के उच्चीकरण के कारण अब केवल 737 पदों पर ही नियुक्ति की जाएगी। इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को झटका लगा है, जबकि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी जारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 29 मार्च से अप्रैल तक प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर होगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने पंजीकरण विवरण दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5 के तहत 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रोडमैप तैयार किया है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं को तेजी से लागू करना, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना और प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने सहायक सांख्यिकीय अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के 929 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 11 मई तय की गई है। मुरादाबाद में मात्र 2,000 रुपए मासिक मानदेय के कारण मिड डे मील योजना के लिए रसोइये नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे जिले के करीब 220 स्कूलों में भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्थिति को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने वैकल्पिक व्यवस्था और मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है, ताकि छात्रों को मिलने वाले पोषण पर असर न पड़े। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े होने के शक में एक नाइजीरियन छात्र से पूछताछ की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय जांच एजेंसियों ने उससे पूछताछ की, जबकि संबंधित कॉलेज लखनऊ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने आंतरिक जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है, जो छात्र की गतिविधियों और उसके संपर्कों की जांच कर रही है। मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार का नया फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। भारत सरकार ने 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच समुद्री मार्ग से भेजे गए निर्यात माल पर 100% बीमा कवर देने की घोषणा की है, जिससे इजरायल ईरान युद्ध के कारण फंसे निर्यातकों की चिंताएं काफी हद तक दूर हो गई हैं और करीब 497 करोड़ रुपए के व्यापार को सुरक्षा मिली है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का असर अब गांवों में साफ दिखने लगा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर करीब 3.5 लाख महिलाएं मिल्क वैल्यू चेन का हिस्सा बन चुकी हैं, जिससे उन्हें नियमित आय और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ महिलाओं की आर्थिक स्थिति और आत्मनिर्भरता भी तेजी से बढ़ी है। झांसी में ई रिक्शा और ई ऑटो संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत 25 मार्च से वाहनों का वेरिफिकेशन और निर्धारित रूट का आवंटन शुरू होगा, ताकि शहर में यातायात सुचारू रहे और अवैध संचालन पर रोक लगाई जा सके। इस प्रक्रिया का संचालन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जहां वाहन चालकों को अपने दस्तावेजों के साथ सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सह्याद्री आवास योजना के तहत नई स्कीम शुरू की जा रही है, जिसमें पात्र लोगों को मात्र 50 वर्ग मीटर के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को कम लागत में अपना घर बनाने का अवसर देना है, ताकि हर किसी का अपना घर का लक्ष्य धीरे धीरे साकार हो सके।
लखीमपुर की निकिता ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के तहत लोन लेकर ईंट निर्माण का व्यवसाय शुरू किया और आज ब्रिक क्वीन के नाम से जानी जा रही हैं। उनके उद्यम से न केवल उन्हें हर महीने करीब 1 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर कई लोगों को रोजगार भी मिला है, जिससे वे स्वरोजगार की मिसाल बनकर उभरी हैं। मेरठ को 2036 तक वैश्विक खेल सामान बाजार में 11% हिस्सेदारी दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस रणनीति के तहत खेल उद्योग के निर्यात को बढ़ाने के लिए नोएडा को प्रमुख एक्सपोर्ट गेटवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उत्पादों की सप्लाई तेज और आसान होगी। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय उद्योगों को बड़ा बाजार मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नौचंदी मेला में इस बार आगंतुकों की सुविधा के लिए गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की जा रही है, जिससे मेले में घूमना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरठ प्रशासन के अनुसार स्कूली बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाएगी, ताकि वे बिना थके पूरे मेले का आनंद ले सकें। प्रयागराज में ऑनलाइन बकरी सप्लाई के नाम पर 3.75 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को सप्लायर बताकर भरोसा जीता और एडवांस राशि लेने के बाद संपर्क तोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से ऑनलाइन लेनदेन में सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए करीब 9.32 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ क्षेत्र में स्टेडियम और ओपन जिम का निर्माण किया जाएगा।